तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत गवर्नमेंट बजट इसके बारे में पढ़ेंगे। गवर्नमेंट बजट क्या है, उसकी क्या ऑब्जेक्टिव है और इसके कंपोनेंट्स क्या है, उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि गवर्नमेंट बजट क्या है। इसे हम कहते हैं गवर्नमेंट बजट। और अगर हम इंडियन हिस्ट्री की बात करें, इंडियन इकोनॉमी की बात करें, तो हमारे कंट्री में जो बजट प्रस्तुत किया जाता है वो 1 फरवरी को प्रेजेंट किया जाता है पार्लियामेंट में। यानी जो गवर्नमेंट बजट प्रस्तुत होती है वो 1 फरवरी को होती है। और इसके पहले हम देखें इसका हिस्ट्री उठा के, तो इसके पहले जो गवर्नमेंट बजट थी वह फरवरी के लास्ट डे में प्रेजेंट होती थी। लेकिन जब से गवर्नमेंट आई एनडीए की जब से गवर्नमेंट आई है, इस प्रथा को चेंज कर दिया गया है। अब हम लास्ट डे की जगह पर गवर्नमेंट बजट वह 1 फरवरी को प्रेजेंट होता है पार्लियामेंट में। और ये होता क्या है गवर्नमेंट बजट? गवर्नमेंट बजट इज अ स्टेटमेंट, एक प्रकार का स्टेटमेंट है। गवर्नमेंट बजट इज अ स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड रिसीप्ट एंड एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट that reveals budgetary policy of the government to achieve the twin objective of growth with stability। यानी गवर्नमेंट की जो ऑब्जेक्टिव है उस ग्रोथ की या स्टेबिलिटी की, उसको अचीव किया जाता है कैसे, यानी उसकी क्या क्या रिसिप्ट है और क्या क्या उसके एक्सपेंडिचर है, उसको उसी का एक्सपेरिमेंट होता है जिसको कि हम गवर्नमेंट बजट कहते हैं। और ये जो गवर्नमेंट बजट है, इसके द्वारा गवर्नमेंट का जो लास्ट ईयर का परफॉर्मेंस है, परफॉर्मेंस ऑफ द लास्ट ईयर, उसको उसका पता चलता है। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द लास्ट ईयर, गवर्नमेंट ने पिछले साल जो बीता हुआ वर्ष है उसमें गवर्नमेंट ने क्या क्या परफॉर्म किया है उसका रिकॉर्ड होता है। और उसके बाद जो करेंट ईयर है, जो चालू जो प्रेजेंट ईयर है, उस ईयर में गवर्नमेंट की क्या क्या पॉलिसीज है, क्या उसकी स्ट्रेटेजीज है, गवर्नमेंट क्या क्या परफॉर्म करेगी, उसके बारे में एक लिखित ब्यौरा होता है, उसी को कहा जाता है गवर्नमेंट बजट। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? गवर्नमेंट बजट की ऑब्जेक्टिव अगर हम बात करें कि इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, तो पहली जो इसकी ऑब्जेक्टिव को जीडीपी ग्रोथ, यानी और हर इकोनॉमी का सबसे प्राइम मोटिव होता है कि उसका जीडीपी ग्रोथ रेट बहुत हाई हो। जीडीपी ग्रोथ रेट का मतलब होता है कि वहाँ की जो भी सिचुएशन है, जो भी इकोनॉमिक इंडिकेटर है, वह सुचारू रूप से काम कर रहे हैं कि नहीं। तो उसका जो मेन मोटिव है पहला जीडीपी ग्रोथ रेट, यानी उसको हाई करना। उसके बाद एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी अब ये जो रिसोर्सेज है इकोनॉमी में, जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज है उसका एलोकेशन करना, उसका एलोकेट करना। यानी हमारे इकोनॉमी या किसी भी कंट्री की अगर बात करें तो वहाँ पर जो रिसोर्सेज वो लिमिटेड होते हैं, तो उसको हम इस प्रकार से एलोकेट करें, उसका एलोकेशन इस प्रकार से किया जाए कि सभी क्षेत्रों का, जो भी रीजनल, जो भी क्षेत्र, जो भी स्टेट है, उसका एक साथ यानी उसका बैलेंस्ड ग्रोथ हो सके, तो उसको हम कहते हैं एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। और ये जो ऑब्जेक्टिव है थ्रू टैक्स या सब्सिडी, गवर्नमेंट जो टैक्स के द्वारा और सब्सिडी के द्वारा इस चीज को प्राप्त करने की कोशिश करती है। उसके बाद तीसरा प्रोविजन ऑफ पब्लिक गुड्स, जो थर्ड ऑब्जेक्टिव है गवर्नमेंट की, वह पब्लिक गुड्स, प्रोविजन ऑफ पब्लिक गुड्स। यानी अगर हम मार्केट बेस्ड की बात करें तो मार्केट बेस्ड पे आधारित हर वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन करना संभव, या जो भी प्राइवेट सेक्टर है वह उन्हीं वस्तुओं तथा सेवाओं को प्रोड्यूस करेंगे जिसमें उनको ज्यादा प्रॉफिट होता है। लेकिन जो गवर्नमेंट है उसका मोटिव क्या होता है? वेलफेयर। गवर्नमेंट वेलफेयर के लिए काम करती है। तो अगर मार्केट में छोड़ देंगे तो सभी वस्तुओं का उत्पादन नहीं होता है। इसलिए जो गवर्नमेंट है वह पब्लिक गुड्स, जैसे डिफेंस गुड्स की अगर हम बात करें तो डिफेंस गुड्स है जो कि गवर्नमेंट उसका प्रोडक्शन या उसका प्रोविजन गवर्नमेंट द्वारा किया जाता है। उसके बाद चौथा बात करें तो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। तो ये भी एक तरह से देखा जाए तो ये जो एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज है उससे थोड़ा से रिलेटेड है। रीडिस्ट्रीब्यूशन यानी जो इनकम है और जो वेल्थ है उसका रीडिस्ट्रीब्यूशन कैसा, उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो ये जो रीडिस्ट्रीब्यूशन की हम बात करते हैं तो इसमें गवर्नमेंट इस ऑब्जेक्टिव को टैक्स और सब्सिडी के द्वारा,
यानी जिसके पास इनकम ज्यादा हो सकता है वहाँ पे ज्यादा टैक्स इम्पोज करे, जिसकी इनकम कम है, जिसके पास वेल्थ कम है वहाँ पर थोड़ा सा सब्सिडी दे और रिलैक्स दे। इसके द्वारा सरकार रीडिस्ट्रीब्यूट करती है इनकम और वेल्थ। अब उसके बाद अगर हम बात करें तो बैलेंस रीजनल ग्रोथ, यानी उसके साथ साथ जो ग्रोथ हो रहा है, जो डेवलपमेंट हो रहा है वो भी बैलेंस होना चाहिए। यानी कोई ऐसा कंट्री का कोई ऐसा क्षेत्र या ऐसा समाज जो कि उस जो भी डेवलपमेंट हो रहा है उससे वंचित न रह जाए। जैसे अगर हम एग्जांपल ले बिहार, उत्तर प्रदेश या हरियाणा की अगर हम बात करें तो आप कह सकते हैं कि हरियाणा, हमारे कंट्री में हरियाणा जो है कि बहुत ही डेवलप, या जो दिल्ली है बहुत ही डेवलप स्टेट है, जबकि उत्तर प्रदेश हुआ, बिहार हुआ, उड़ीसा हुआ उसके अपेक्षा ये डेवलप नहीं है, बहुत ही मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा गरीबी है, असमानता है। तो सरकार ऐसी पॉलिसी बनाती है या ऐसा पॉलिसी लाती है जिसकी तहत सभी क्षेत्रों का, सभी रीजन का इकोनॉमिक ग्रोथ हो सके, उसका डेवलपमेंट हो सके, और उसके लिए गवर्नमेंट से इकोनॉमिक स्पेशल जोन की स्थापना करती है, जिसकी वजह सरकार या गवर्नमेंट जो भी इकोनॉमिक जोन ओपन हो रहे हैं उसके लिए वह अनेक प्रकार की सुविधाएं, या हम कह सकते हैं टैक्स में रिलीफ, या उसको हो सकता है बिजली, इलेक्ट्रिसिटी कम रेट पर प्रोवाइड कराए, ताकि जो पिछड़े हुए क्षेत्र हैं या जो जिनका विकास नहीं हुआ है उनका भी विकास हो सके, डेवलपमेंट हो सके, तो उसको करते बैलेंस रीजनल ग्रोथ। अब उसकी बात अगर हम बात करते हैं तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, यानी सभी के लिए रोजगार उपलब्ध कराना, ये भी गवर्नमेंट की ऑब्जेक्टिव है। बजटरी पॉलिसी फोकस ऑन generation of employment opportunity through investment in public enterprises. Budgetary policies are made for scheme like मनरेगा, offering employment towards sections of the society. यानी जो गवर्नमेंट ऑब्जेक्टिव है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी उपलब्ध कराना, और यह जो पब्लिक सेक्टर्स की इंटरप्राइजेस हैं उस पर गवर्नमेंट खर्च करके या और से मतलब जो पहले से प्रेजेंट है उसमें और वृद्धि करके अपॉर्चुनिटी को या एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी को उपलब्ध करा सकती है। जैसे कि हमारे यहाँ जो सरकार की एक योजना है मनरेगा, सभी ने सुना होगा मनरेगा के बारे में, महात्मा गांधी नेशनल या महात्मा गांधी नेशनल रूरल गारंटी एक्ट जिसको कि मनरेगा कहते हैं, तो उसके द्वारा जो पूअर सोसाइटी की जो पूअर सेक्शन है उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराया जाता है। तो गवर्नमेंट की जो ऑब्जेक्टिव होती है तरह से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, लोगों को रोजगार उपलब्ध कराना, उसके साथ साथ इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, यानी जो भी इकोनॉमिक इंडिकेटर है, यानी जो भी डेवलपमेंट हो रहा है या इकोनॉमिक किसी प्रकार का बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं होना चाहिए। अगर वह लगातार कंटिन्यूअस उसमें अगर फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा नहीं हो रहा है तो जो भी इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है वो स्टेबिलिटी के साथ होना चाहिए। यानी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के अंदर फ्री प्ले ऑफ मार्केट फोर्सेस of supply and demand are bound to generate trade cycles, also called business cycles. These refer to the phases of recession, depression, recovery, and boom in the economy. आप देख सकते हैं जब बिजनेस साइकिल की हम बात करते हैं तो उसमें कई बार रिसेशन या बूम की स्थिति होती है। जैसे कि अगर इस समय अगर हम कोविड-19 की बात करें तो इस समय का अगर आप सिचुएशन देखेंगे तो हमारी जो इकोनॉमी है, वर्ल्ड इकोनॉमी की अगर हम बात करें तो इस समय सिचुएशन सही नहीं है। इसमें बहुत मतलब फ्लक्चुएशन हो रहा है, डिमांड कम हो रही है, तो डिमांड कम होगी तो एग्रीगेट डिमांड कम हो रही है, उसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट कम होगा, तो पॉवर्टी, ये सब जो इंडिकेटर है वो इकोनॉमिक इंडिकेटर है। तो हम गवर्नमेंट की ऑब्जेक्टिव होती है वो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की होती है, यानी स्थिरता, इकोनॉमी में स्थिरता कायम रहे, हमेशा बनी रहे। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो होता है कंपोनेंट्स ऑफ बजट। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये कंपोनेंट बजट में क्या क्या चीजें होती है, जिसको क्या कहते हैं कंपोनेंट्स ऑफ बजट। देयर आर टू कंपोनेंट्स ऑफ गवर्नमेंट बजट, फर्स्ट इज बजट रिसीप्ट एंड सेकंड इज बजट एक्सपेंडिचर। बजट रिसीप्ट इंक्लूडेड विद रेवेन्यू रिसीप्ट एंड कैपिटल रिसीप्ट, यानी जो बजट रिसीप्ट है इसमें रेवेन्यू रिसीप्ट और कैपिटल रिसीप्ट दोनों ऐड होते हैं। उसी तरह जो बजट एक्सपेंडिचर है वो है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। और इसको हम लोग बारी बारी से देखेंगे कि रेवेन्यू रिसीप्ट और कैपिटल रिसीप्ट क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है। यहाँ पर जो चार्ट हमने आपको प्रस्तुत किया है, जो भी हमने बनाया है
इसमें आप देख सकते हैं कि रेवेन्यू रिसिप्ट एंड कैपिटल रिसिप्ट। सबसे पहले हम इसकी डिफिनेशन को देखते हैं कि क्या होता है कैपिटल रिसिप्ट, यानी जो रेवेन्यू रिसिप्ट। तो रेवेन्यू रिसिप्ट आर दोज मनी रिसिप्ट ऑफ द गवर्नमेंट व्हिच शो द फॉलोइंग टू कैरेक्टर्स, यानी ये जो रेवेन्यू रिसिप्ट है दो कैरेक्टरिस्टिक्स से पहला है दीज रिसिप्ट डू नॉट क्रिएट एनी corresponding liability for the government, यानी इसके कारण ये जो रेवेन्यू रिसिप्ट है इसके कारण जो भी रिसिप्ट प्राप्त होता है उसके कारण गवर्नमेंट के लायबिलिटी में किसी प्रकार की वृद्धि नहीं, यानी किसी प्रकार के लायबिलिटी नहीं क्रिएट होता है इसकी वजह से। दूसरा दीज रिसिप्ट डू नॉट कॉज एनी रिडक्शन इन एसेट ऑफ द गवर्नमेंट, यानी इसके द्वारा जो भी रेवेन्यू रिसिप्ट के अंतर्गत वह रिसिप्ट आती है जिसकी वजह से सरकार के एसेट्स में जो भी उसके पास एसेट्स है उसमें किसी प्रकार की कमी नहीं है। हम कह सकते हैं इसकी दो कंपोनेंट रेवेन्यू रिसिप्ट में दो चीजें आती हैं। पहला कि इस रिसिप्ट के कारण गवर्नमेंट की लायबिलिटी में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा, न तो बढ़ेगी, उसके कारण जो गवर्नमेंट के एसेट्स है उसमें भी किसी प्रकार की कमी नहीं। और ये जो रेवेन्यू रिसिप्ट है इसमें दो तरह से है, इसमें हम टैक्स रिसिप्ट को रखते हैं, दूसरे को नॉन टैक्स रिसिप्ट, यानी जो सरकार की रेवेन्यू रिसिप्ट है उसके दो कंपोनेंट, एक है टैक्स रिसिप्ट और दूसरा नॉन टैक्स रिसिप्ट। तो जितने भी प्रकार के टैक्स आपने सुना है इकोनॉमी में, यानी जो भी आप न्यूज पेपर या टीवी में जो भी डिस्कस करते हैं, आप डिस्कस करते हुए सुना होगा, वो डिफरेंट टाइप के टैक्स होते हैं, जैसे कि इनकम टैक्स हुआ, कॉर्पोरेशन टैक्स है, स्टेट ड्यूटी है, गिफ्ट टैक्स है, कस्टम ड्यूटी है, और आजकल बहुत ही पॉपुलर है जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो ये जो भी टैक्स के द्वारा जो रिसिप्ट गवर्नमेंट को प्राप्त होती है उसे कहते हैं टैक्स रिसिप्ट। और इसके अलावा गवर्नमेंट को भी और भी ऐसे क्षेत्र है जहाँ से उनको रिसिप्ट प्राप्त होता है जिसको कहा जाता है नॉन टैक्स रिसिप्ट। उसमें फीस, फाइन, एसेट, इनकम फ्रॉम पब्लिक इंटरप्राइजेस, ग्रांट्स एंड डोनेशन, इनकम फ्रॉम द सेल ऑफ स्पेक्ट्रम जैसे कि 2G एंड 3G या 4G। तो फीस आपको पता है कि हम जैसे कि आप सरकार जो भी लॉ एंड ऑर्डर है या अगर हम कोर्ट की बात करें तो वहाँ पर हम किसी भी सर्विस के लिए फीस जमा करते हैं, तो या अगर हम जैसे कि अगर स्कूल में जाते हैं तो वहाँ भी फीस जमा करते हैं। इस प्रकार की जो भी रिसिप्ट होते हैं उसको हम नॉन टैक्स रिसिप्ट कहते हैं। या फाइन के अंतर्गत आप देख सकते हैं कि जब भी कोई व्यक्ति कानून का उल्लंघन करता है तो उसके अगर को कुछ न कुछ मनी के टर्म में उसको फाइन लगाया जाता है अगर वो उल्लंघन करता है, तो उससे जो भी रिसिप्ट प्राप्त होती है उसको हम नॉन टैक्स कहने का मतलब टैक्स के अलावा हम कह सकते हैं कि टैक्स के अलावा जो भी रिसिप्ट हो रही है, अब उसमें ग्रांट्स एंड डोनेशन भी है। ग्रांट्स का मतलब कि हमें दूसरे देशों से भी ग्रांट्स मिलते हैं, उपहार मिलते हैं, डोनेशन हम देते भी हैं, और जो डोनेशन प्राप्त होता है और इसके मतलब कुछ देना नहीं होता है, उसके बाद कहते हैं ग्रांट्स एंड डोनेशन। और इनकम फ्रॉम पब्लिक इंटरप्राइजेस, गवर्नमेंट की जो भी इंटरप्राइजेस है उसकी जो इनकम होती है वो भी नॉन टैक्स रिसिप्ट के अंतर्गत आती है। और उसी तरह जो भी स्पेक्ट्रम गवर्नमेंट के जो स्पेक्ट्रम उसको बेचने से जो इनकम प्राप्त होती है उसको भी नॉन टैक्स रिसिप्ट के अंतर्गत रखा गया है। अब हम बात करते हैं कैपिटल रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट क्या होता है? तो सबसे पहले कैपिटल रिसिप्ट की बात करें तो कैपिटल रिसिप्ट में वे रिसिप्ट आते हैं, इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है कैपिटल रिसिप्ट का, इसके अंतर्गत वे प्राप्तियां या वे रिसिप्ट, दिस रिसिप्ट क्रिएट अ लायबिलिटी फॉर द गवर्नमेंट। कैपिटल रिसिप्ट यानी दिस रिसिप्ट क्रिएट अ लायबिलिटी फॉर द गवर्नमेंट, यानी इसके अंतर्गत वह प्राप्तियां आती है, वह रिसिप्ट आते हैं जिसके कारण गवर्नमेंट के लायबिलिटी में वृद्धि होती है, यानी वो गवर्नमेंट की लायबिलिटी बढ़ जाती है एक तरह से कैपिटल रिसिप्ट के कारण। और इसके कारण ये भी होता है कि गवर्नमेंट के जो एसेट्स हैं उसमें भी कमी होती है, यानी कैपिटल रिसिप्ट या दिस रिसिप्ट कॉज रिडक्शन इन एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के जो एसेट्स है उसमें कमी आती है। तो इसके दो कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए, और इसको अगर हम कैटेगराइज करें तो पहला है रिकवरी ऑफ लोन, दूसरा है बारोइंग्स ऑफ अदर
लायबिलिटीज एंड अदर्स, जिसमें कि हम डिसइन्वेस्टमेंट को रखते हैं। तो रिकवरी ऑफ लोन, हमें गवर्नमेंट लोन प्रोवाइड कराती है, तो लोन रिकवरी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफर लोन टू द स्टेट गवर्नमेंट टू विथ फाइनेंशियल क्राइसिस, यानी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वह अपने जो भी राज्य सरकारें हैं उनको लोन उपलब्ध कराती है, जो भी फाइनेंशियल क्राइसिस है उसको उससे निकलने के लिए या उसमें सुधार लाने के लिए लोन देती है, तो उसकी जो रिकवरी होती है वह कैपिटल रिसीप्ट के अंतर्गत आती है। अब उसके बाद बारोइंग्स एंड अदर लायबिलिटीज, तो बारोइंग्स while lending create assets, borrowing create liability. Borrowing are to be treated as a capital receipt. जैसे कि सरकार उधार लेती है, borrowing लेती है, तो कहाँ कहाँ जनरल पब्लिक अपने कंट्री में जो लोग हैं उनसे उधार ले सकती है, या हम बात करें तो हमारा जो सेंट्रल बैंक है RBI, जिसको हम RBI कहते हैं, RBI से भी सरकार उधार लेती है, या रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, विदेशों से भी हम ले सकते हैं, या विदेशों से भी गवर्नमेंट, हम नहीं गवर्नमेंट विदेशों से भी फॉरेन से भी बोरोइंग लेती है। तो इस प्रकार की जो बोरोइंग्स होती है उसके कारण सरकार की लायबिलिटी में वृद्धि हो जाती है। क्यों? क्योंकि जब कोई सरकार या कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे सरकार या किसी दूसरे व्यक्ति से उधार लेता है तो उसको पेमेंट करना होता है, तो उसके कारण क्या हुआ, उसकी लायबिलिटी में वृद्धि हो गई। उसके बाद अदर रिसिप्ट, तीसरा है अदर रिसिप्ट। तो अदर रिसिप्ट में हम डिसइन्वेस्टमेंट को लेते हैं। डिसइन्वेस्टमेंट अगर आप इंडियन इकोनॉमी की बात करें तो वहाँ पर इसकी चर्चा की गई थी। डिसइन्वेस्टमेंट के अंतर्गत जो सरकार है, जो गवर्नमेंट है, अपने इंटरप्राइजेस को, जो भी पब्लिक इंटरप्राइजेस है, उसके शेयर को बेचा जाता है प्राइवेट सेक्टर, यानी शेयर ऑफ द पब्लिक इंटरप्राइजेस टू द प्राइवेट सेक्टर। यानी इसके अंतर्गत हम कह सकते हैं कि जो गवर्नमेंट है वह अपने शेयर्स को प्राइवेट सेक्टर के हाथ में बेच देती है, तो उस प्रक्रिया को कहा जाता है डिसइन्वेस्टमेंट। तो ये जो था कंपोनेंट ऑफ बजट रिसिप्ट, यानी बजट कंपोनेंट ऑफ बजट के अंतर्गत बजट रिसिप्ट के अंतर्गत ये सब चीजें, रेवेन्यू रिसिप्ट एंड कैपिटल रिसिप्ट। बजट रिसिप्ट के बाद हम बात करेंगे बजट एक्सपेंडिचर। तो बजट एक्सपेंडिचर क्या होता है? बजट एक्सपेंडिचर रेफर टू द एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट ड्यूरिंग द फिस्कल ईयर, यानी एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर है, गवर्नमेंट का जो एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर है उसको बताता है बजट एक्सपेंडिचर। और ये बजट एक्सपेंडिचर भी दो प्रकार के होते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और दूसरा कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की हम बात करेंगे कि क्या होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंतर्गत यानी वह एक्सपेंडिचर जिसके कारण गवर्नमेंट के एसेट्स में किसी प्रकार की वृद्धि नहीं होगी, यानी पहला जो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का, इसके कारण गवर्नमेंट के एसेट्स में किसी प्रकार की वृद्धि नहीं होगी, और इट डज नॉट कॉज एनी रिडक्शन इन लायबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, और इसके कारण गवर्नमेंट की लायबिलिटी में किसी प्रकार की कमी भी नहीं है। यानी इस प्रकार का एक्सपेंडिचर होता है जिसकी वजह से सरकार के एसेट्स में न तो वृद्धि होगी न तो उसकी लायबिलिटी में किसी प्रकार से कमी आएगी। और इसके अंतर्गत जो एक्सपेंडिचर है, जैसे कि वेज बिल ऑफ द गवर्नमेंट वेजेस देती है, सैलरी देती है, उसके जो खर्चा होता है उसको हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। इंटरेस्ट पेमेंट, यानी सरकार गवर्नमेंट जो ऋण लेती है उसके जो इंटरेस्ट पेमेंट करती है वह रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट होता है। ये पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक्सपेंडिचर और सब्सिडी, जो एक्सपेंडिचर है सब्सिडी पे जो खर्च करती है गवर्नमेंट, आपका होगा एक्सपेंडिचर ऑन सब्सिडी। तो सब्सिडी सहायता देने के लिए खर्चा करती है गवर्नमेंट। उसके डिफेंस परचेज, डिफेंस के लिए जो गुड्स परचेज किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, वो भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। उसके बाद हम बात करते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंतर्गत यानी वह इट क्रिएट्स एसेट्स फॉर द गवर्नमेंट, यानी जो कैपिटल रिसिप्ट है उसके सब कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसके कारण गवर्नमेंट के एसेट्स में वृद्धि होती है। इस प्रकार का जो खर्चा होता है, एक्सपेंडिचर होता है, उसके कारण गवर्नमेंट का एसेट बढ़ जाता है और
उसके बाद की कॉज रिडक्शन इन लायबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, इसके कारण जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है उसके कारण गवर्नमेंट की लायबिलिटी में कमी आती है। तो इसके दो कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए, एक उसकी गवर्नमेंट के एसेट्स में वृद्धि होता है और उसकी लायबिलिटी में कमी आती है। इसके अंतर्गत क्या क्या होता है, जैसे कि एक्सपेंडिचर ऑन लैंड, अब जैसे लैंड या ब्रिज बिल्डिंग इस प्रकार का एक्सपेंडिचर होता है तो उसके कारण गवर्नमेंट के एसेट्स में वृद्धि होती है। एक्सपेंडिचर ऑन मशीनरी या इक्विपमेंट, जो भी मशीन गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता लगाया जाता है वो भी एक्सपेंडिचर कहलाएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब जिस हिसाब से गवर्नमेंट के द्वारा जो किया जा रहा है लोन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू द स्टेट गवर्नमेंट, यानी जो लोन दिया जा रहा है यानी सरकार के द्वारा लोन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू द स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट को जो लोन दिया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा वह भी कैपिटल एक्सपेंडिचर का कंपोनेंट होता है। तो इस तरह से हम लोग बजट, उसके ऑब्जेक्टिव और उसके क्या क्या कंपोनेंट है उसको पढ़ा इस वीडियो के द्वारा। इसी की तरह ये टॉपिक यही समाप्त होती है। थैंक यू, धन्यवाद।